हमने नई कहानी शुरू करी गमन और संचलन। बायोलॉजी का चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इसमें क्या होता है देखो, सबसे पहले गमन की बात करेंगे फिर संचलन। गमन ये होता है कि संपूर्ण शरीर का इधर से उधर जाना, इसे चलन भी कहते हैं, गमन को चलन भी कहते हैं। संचलन शरीर के अंग व परिस्थिति में बदलना, इसे गति भी, तो इसे क्या कहते हैं, गति भी कहते हैं संचलन को। ठीक है, अब एक फैक्ट है कि ऑल लोकोमोशन इज मूवमेंट, मतलब जितने भी मूवमेंट है उन सब में लोकोमोशन में मूवमेंट होती है, लेकिन ऑल मूवमेंट इज नॉट लोकोमोशन। देखिए जितने भी संचलन है वो गमन नहीं होते हैं, है ना, चलन नहीं होते। अब देखो संचलन क्या होता है, मूवमेंट। हम इस चैप्टर मूवमेंट के बारे में फोकस करेंगे, पूरा संचलन के बारे में देखेंगे। तो संचलन 5 प्रकार के होते हैं, जैसे सबसे पहले साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या कोशिका द्रव्य गति कहते हैं। जितनी भी यूकैरियोटिक सेल में द्रव्य गति करता है ना। पक्षमापी गति सिलेरी मूवमेंट जैसे बोलते हैं, आसपास के पदार्थ का गमन कराते हैं। ये पैरामीशियम में होता है, मानव में श्वास नली होती है, उसमें धूल के कणों में होता है, और जो हमारी मादा उसमें डिंब वाहिनी या फैलोपियन नलिका जिसे कहते हैं, अंड वाहिनी कहते हैं, उसमें भी होती है। ये क्या कहते हैं, पक्षमापी गति सिलेरी मूवमेंट। उसके अमीबीय गति एमीबॉइड मूवमेंट जो होती है वो कूद पादों की मदद से, सूडोपोडिया की मदद से गति करते हैं। ये हमारे मनुष्य में WBC होती है, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, उनमें देखी जाती है, जो महाभक्षाणु होते हैं। ठीक है, जिसे मैक्रोफेजेस बोलते हैं। अब उसके बाद एक कशाभिकीय गति, फ्लैजिलर मूवमेंट, चौथी गति, जिसमें क्या होता है, फ्लैजिला होती है ना, क्या होती है, कशाब होती है। तो जैसे यूग्लिन में प्रोटोजोआ होता है ना, प्रोटोजोआ में ये होती है कशाभिका। और मानव के शुक्राणुओं में, है ना, क्या होती है, उसमें तैरने में सहायता करती है कशाभिका जो रहती है मानव के शुक्राणु। अब हमारी जो 5वीं है, जो हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे, मांसपेशीय गति, मस्कुलर मूवमेंट, जो मांसपेशियों के द्वारा हो रही है। तो यहाँ पर मनुष्य व अधिकांश जितने भी बहुकोशी के जीवों हैं उनमें गति कराते कौन, मांसपेशी। चलन के लिए पेशीय कंकाल, कौन कौन की चलने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यकता है, एक तो मांसपेशियाँ और कंकाल की, है ना, और तंत्रिका तंत्र, ये तीनों पूर्ण समन्वित मतलब मिलकर क्रिया करते हैं। ये तीनों मिलकर क्रिया करते हैं जिससे चलन होता है। ठीक है, अब उसके बाद है पेशी, मसल्स के बारे में हम यहाँ देखेंगे ना। अब मसल्स के अध्ययन को क्या कहते हैं, हम कहते हैं मसल के अध्ययन में मायोलॉजी या सार्कोलॉजी। मायोलॉजी, सार्कोलॉजी। और इनकी उत्पत्ति किससे होती है, मध्य जर्म स्तर से होती है, मेसोडर्म से होती है। और एक वयस्क मनुष्य में शरीर के भाग के 40 से 50%, मतलब 40 से 50% जो भाग है वो पेशियों का होता है। ठीक है, और हमारी पेशियों का गुण क्या है, उत्तेजनशीलता, एक्साइटेबिलिटी, संकुचनशीलता जिसे हम कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, प्रसार कहते हैं, एक्सटेंसिबिलिटी, और लास्ट का हमारा इलास्टिसिटी जिसे हम कहते हैं प्रत्यास्थता। और भी बहुत सारे हमारे एबिलिटीज होती है मसल्स के, जिसमें हमने 4 देखी है। ठीक है, अब हम देखेंगे पेशियों के प्रकार। तो हमारी पेशियां 3 प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन सी, खुरदरी, और जो खुरदरी नहीं होती है ना, चिकनी जिसे हम कहते हैं, और एक और रहती है खुरदरी, है मैं अच्छे से बोलता हूँ। एक रहती है हमारी कंकालीय पेशी, एक रहती है अंतः पेशी, है ना, अंतरंग पेशी जिसे हम कहते हैं, और तीसरी रहती है हृदय पेशी। तो हमारी जो कंकालीय पेशी है वो कैसी होती है, रेखित होती है, और खुरदरी होती है, मतलब उनमें अंदर प्रोटीन रहते हैं ना, रेखित रहती है। और कैसी रहती है, ऐच्छिक रहती है, हमारे क्या रहती है, इच्छा के अनुसार काम करती है, ऐच्छिक रहती है। अब अंतरंग चिकनी और ऐच्छिक को हम क्या बोलते हैं, वॉलंटरी रहती है। ठीक है, और अंतरंग चिकनी रहती है ना, जो अंदर हमारी जिसमें आहार नाल वगैरह में मिले, अरेखित रहती है, अनिच्छिक रहती है। अब हृदय हमारी खुरदरी रहती है ना, और रेखित रहती है, और ये भी अनिच्छिक रहती है, हमारी इच्छा के अनुसार हृदय पेशी काम नहीं करती। अब मानव शरीर में कुल पेशियां कितनी होती है, 639 पेशियां होती है। अब कंकाली पेशी क्या होती है, देखो उसको अब हम तीनों को विस्तृत से देखेंगे। कंकाली पेशी जो ऐच्छिक होती है, वॉलंटरी होती है, रेखीय पेशी होती है, वह खुरदरी कहेंगे हम इसे। बेलनाकार रहती है, इनकी आकृति आशाखित रहती है, शाखाओं में नहीं विभाजित रहती है, और इनमें बहुकेंद्रीय अवस्था देखने को मिलती है, मतलब बहुत सारे केंद्र होते हैं इनमें, जिसे हम बोलते हैं संकोशिका या कोइनोसाइट। अब अंतरंग पेशी की बात करें, जो कि चिकनी रहती है ना, जो कि अनिच्छिक, इनवॉलंटरी होती है, हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती है। शरीर के अंदर मिलने वाले अंग होते हैं जो कि खोखली होती है अंदर से, जैसे हमारी जितनी भी मांसपेशियां अंदर जो मिल रही है ना, वो सब। और इनकी कोशिकाएं आशाखित होती है ना, और इसकी जो वो है कैसी है, मतलब आकृति जो है वो रेखीय है, रेखीय नहीं होती, सॉरी, रेखाएं नहीं मिलती है, और चिकनी होती है। ठीक है, स्मूथ होती है, और इनका आकार स्पिंडल, तकला आकार का होता है, इस तरीके से, ऐसे करके। ठीक है, इस तरीके से। तो इनका तकला आकार, स्पिंडल आकार जिसे कहते हैं, वैसा होता है। और एकल केंद्रीय होती है, एक ही केंद्र मिलता है। ठीक है, जैसे कि हमारी आहार नाल की कोशिका, आहार नाल हो गई, मूत्राशय हो गया, गर्भाशय हो गया, जितनी भी अंदर है ना, पाचन जो भी उससे मतलब हाँ, वो सब जो भी है अंदर की जो मांसपेशियां, वो सब अंतरंग पेशी होती है। अब तीसरी है हृदय पेशी। हृदय पेशी हमारी हृदय की जो पेशियां हैं उसके बारे में, ये भी कैसी रहती है, रेखित रहती है, अनिच्छिक, इनवॉलंटरी रहती है, खुरदरी रहती है, और इनकी आकृति भी बेलनाकार होती है हमारे कंकाली पेशी की तरह, लेकिन ये एकल केंद्रीय की होती है, लेकिन है ना, एकल केंद्रीय की होती है, केवल एक केंद्र मिलता है, किसमें, अंतरंग में और हृदय में। अब हम यहाँ पर इस पूरे टॉपिक में बात करेंगे किसके ऊपर, पूरे चैप्टर में कंकालीय पेशियों के ऊपर। तो अब हम यहाँ कुछ नामों के बारे में देखेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। मांसपेशियों में जो कोशिका, उनके अलग अलग नाम होते हैं उनके अंगकों के, जैसे कि केंद्रक को केंद्रक कहेंगे, है ना, लेकिन जो उसकी जो कोशिका की झिल्ली है उसको सार्कोलेमा बोलते हैं, सार्कोलेमा। और अंदर जो जो उसमें द्रव्य भरा रहता है जिसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्म, है ना, सार्कोप्लाज्म। और जो उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है उसको हम बोलते हैं सार्कोसोम, है ना, क्या बोलते हैं, सार्कोसोम। और जो हमारे ER मिल है जिसे हम क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अलग अलग नाम रहते हैं किसमें, हमारी मसल की कोशिका के अंदर। और मसल की कोशिका के अंदर पता है बहुकेंद्रीय की अवस्था रहती है। और एक और बात ध्यान में रखिएगा कि जो हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ER जो है हमारा मसल का, उसके अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा भर के होता है। ठीक है, कैल्शियम भरा रहता है, स्टोर रहता है। तो ये हमने कुछ बातें देखी। अब थोड़ा दिमाग वाला टॉपिक आया है, इसे पूरे फोकस के साथ देखना। क्या होता है देखो, कंकाल पेशी
कि हम संरचना देखेंगे और देखेंगे उसमें संकुचन कैसे हो रहा है, संकुचन की पूरी क्रियाविधि। तो सबसे पहले इसकी अगर हम संरचना की बात करें तो हमें कोशिका तक जाना है। तो सबसे पहले देखो क्या होता है, प्रत्येक संगठित कंकाल पेशी कई पेशी बंडलों व पूलिका फेसिकल्स की बनी होती है। मतलब कि अगर हमने एक मसल्स को काट के देख रहे हैं तो उसके अंदर कई मसल बंडल होंगे, उस मसल बंडल को है ना पूलिकाएं कहते हैं। पूलिकाओं की बनी थी फेसिकल्स की, और यह कोलेजन प्रोटीन से घिरे रहते हैं, जैसे कि हमने यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं है ना। जैसे हमने डायग्राम में देखा है पेशी तंतु, जो एक पूरा डायग्राम है ना, यहाँ पर पेशी तंतु का, उससे पहले हमने ये डायग्राम बनाया तो वहाँ हमें पूलिकाएं फेसिकल्स दिख रही है और उनके चारों तरफ कोलेजन प्रोटीन दिख रहे हैं ना, कोलेजन प्रोटीन से घिरे रहते हैं। अब इस कोलेजन प्रोटीन को कहते हैं संपट, फेसिकिया, ठीक है, फेसिकिया। अब प्रत्येक पूलिका फेसिकल्स में कई पेशी रेशे होते हैं, इसके अंदर कई पेशी रेशे है ना। अब पेशी रेशा संकोशिका है क्योंकि सार्कोप्लाज्म में कई केंद्रक होते हैं। अब इसी पेशी रेशा है जो हमारा मसल सेल है ना, जिसे हम मसल फाइबर बोलते हैं, इसी की हमें बात करना है। मतलब कि फेसिकल, जैसे हमने फेसिकल्स के ऊपर देखा एक आवरण मिला था पेरीमाइसियम, ठीक है, पेरीमाइसियम के ऊपर एक एपीमाइसियम, एपीमाइसियम के अंदर पेरीमाइसियम, पेरीमाइसियम के अंदर फेसिकल, फेसिकल के अंदर हमें क्या मिलने हैं और मसल रेशे मिलने हैं, वही हमारी कोशिका है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं मसल फाइबर या पेशी रेशा। अब पेशी रेशा एक संकोशिका है, हमें पता है बहुत सारे केंद्रक मिलते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम का भंडार गृह होता है, ये भी चीज़ हमने जो पहले बात करी थी। अब देखो पेशी रेशा में अनेक तंतु मिलते हैं, बहुत सारे तंतु होते हैं पेशी रेशा के अंदर भी, जिन्हें पेशी तंतु मायोफाइब्रिल कहते हैं ना। ये तंतुक होते हैं, तंतुक, पेशी तंतुक मिलते हैं। अब प्रत्येक तंतुक में क्रम में हल्के व गहरे क्या होते हैं, बैंड होते हैं। ये प्रोटीन के बैंड्स होते हैं, ये तंतुक प्रोटीन के होते हैं। यह बैंड दो प्रमुख प्रोटीन के बने होते हैं, एक्टिन जिसे आई बैंड कहते हैं, व मायोसिन जिसे गहरे ए बैंड कहते हैं। तो हल्के जो हमारे जो छोटे वाले हैं वो आई बैंड है जिसे एक्टिन का कहते हैं, और हमारे जो गहरे वाले हैं वो ए बैंड है जिसे हम मायोसिन कह रहे हैं। ए और आई इसमें विभाजित रहते हैं अलग बैंड, जो हम मायो किस्म मिल रहे हैं, जो हमारे किस्म मिल रहे हैं पेशी तंतु में पेशी रेशा में तंतुक मिल रहे हैं। अब उसके बाद देखो दोनों तुलना में पतले एवं मोटे होते हैं, वो पतला होगा वो मोटा होगा, पतला होगा मोटा होगा, आई ए इस तरीके से लगे रहते हैं। अब आई बैंड के मध्य जेड रेखा, देखो भाई आई बैंड है उसके बीच में जेड रेखा होती है, यहाँ भी आई बैंड होगा उसके बीच में भी एक जेड रेखा होगी, ऐसी आगे आई बैंड होगा उसके बीच में भी एक जेड रेखा होगी, और ए बैंड के मध्य एम लाइन मतलब मिडल लाइन होती है, ठीक है। दोनों जेड लाइन के मध्य स्थित ए व आई बैंड एकांतर क्रम में होते हैं। अब देखो यहाँ जेड लाइन है, इधर जेड लाइन है, इनके जो बीच में है ना मध्य में ए और आई सब दोनों मिल रहे हैं, ठीक है, दोनों एकांतर क्रम में मिलते हैं। तो जेड लाइन के बीच स्थित रेशक भाग संकुचन कार्य इकाई बनाता है, और यही जो है जेड लाइन के बीच वाला जो भाग, जितने आई और ए वाले जो प्रोटीन मिल रहे हैं, बैंड मिल रहे हैं, वही संकुचन भाग, मतलब यही संकुचन कराएगा। कैसे कराएगा अभी हम देखेंगे। और इसी भाग को हम कहते हैं सार्कोमियर, सार्कोमियर कहते हैं। जेड से जेड वाले को हम क्या कहते हैं, सार्कोमियर, ठीक है। ए बैंड का वह वह भाग जहाँ केवल मोटे बैंड होते हैं, मतलब ए बैंड में वो भाग जहाँ पर केवल क्या होते हैं, मायोसिन प्रोटीन होते हैं, केवल मोटे बैंड होते हैं, तंतु होते हैं, मायोसिन होते हैं, उस क्षेत्र को एच क्षेत्र कहते हैं। अब जो उनके बीच में आई और ए के बीच में जो प्रोटीन मिल रहे हैं एक्टिन और मायोसिन, उनकी संरचना देखेंगे। सबसे पहले आई बैंड में जो एक्टिन है उसकी संरचना हम जब देखेंगे तो ये पतले तंतु होते हैं जिन्हें एक्टिन कहते हैं, आई बैंड, है ना। और एक्टिन प्रोटीन बने होते हैं तीन चीज से, एफ एक्टिन, जो एफ एक्टिन बना होता है जी एक्टिन से, और ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। कैसा आवरण होता है देखो भाई, जी एक्टिन से बने दो क्या है हमारे एफ एक्टिन होते हैं, एक दो, है ना, और उन दोनों के ऊपर एक आवरण चढ़ा रहता है जिसे हम कहते हैं ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन एक आवरण रहता है, और उस ट्रोपोमायोसिन के ऊपर ट्रोपोनिन होते हैं। ट्रोपोनिन कैसे होते हैं, तीन होते हैं, तीन ऐसे गोले गोले अलग अलग से रहते हैं जिनका नाम रहता है TIC। ये ट्रोपोनिन टी है, आई है, सी है, ठीक है, जो कि ट्रोपोमायोसिन के ऊपर रहता है। और ये किस क्षेत्र से जुड़ते हैं, ये जो हमारे ट्रोपोमायोसिन रहते हैं वो लगे रहते हैं एफ एक्टिन के सक्रिय क्षेत्र से, मतलब इस तरीके से होता है। अब एक्टिन प्रोटीन देखो मैं यहाँ पर विस्तार से बताता हूँ, तीन चीज़ों से बना होता है एफ एक्टिन, जो दो सर्पिल रूप से तंतु रहते हैं, जो जी एक्टिन गोलाकार का बना होता है, ठीक है, एफ एक्टिन। अब ट्रोपोमायोसिन एफ एक्टिन के निकट पूरी लंबाई में होता है ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन पर नियत अंतरालों पर होता है, ठीक है। अब देखो ट्रोपोनिन जो है ना, विश्राम अवस्था में एक्टिन तंतु के मायोसिन, है ना, मायोसिन के बंद बनाने वाले सक्रिय स्थानों को ढककर रखता है विश्राम अवस्था में। अभी हम देखेंगे किस तरीके से, जब मायोसिन, अभी हम मायोसिन के देखेंगे। देखो मायोसिन का स्ट्रक्चर, तो मायोसिन मोटे तंतु जो मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं, मायोसिन प्रोटीन इससे बना होता है, मायोसिन बना होता है मेरोमायोसिन से, मेरोमायोसिन प्रोटीन से बना होता है। अब ये मेरोमायोसिन की आकृति देखो क्या होता है, इसमें सबसे पहले एक पूंछ होती है और बड़े बड़े सर होते हैं, सिर होते हैं, ठीक है, और एक क्या होती है, क्रॉस भुजा होती है। तो सर देखो, सर, पूंछ और क्रॉस भुजा। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, जो सिर है वो क्या रहता है, वो हैवी मेरोमायोसिन रहता है, मतलब इसे HMM बोलते हैं, मतलब ये भारी रहता है, और पूंछ हल्की रहती है, जिसे लाइट मेरोमायोसिन कहते हैं। हैवी मेरोमायोसिन, लाइट मेरोमायोसिन, ठीक है, और क्रॉस भुजा बीच में। अब देखो हमारा जो हैवी मेरोमायोसिन है, जो सिर है, उसमें दो योजी रहते हैं, मतलब जो जिससे वो जुड़ने वाले वो रहते हैं। एक तो रहता है ATP योजी, ठीक है, स्थल रहते हैं ना, क्षेत्र रहते हैं। एक रहता है एक्टिन योजी स्थल। अब यही एक्टिन योजी स्थल जो शीर्ष पर है वो जुड़ेगा किससे, एक्टिन से, है ना। ये मायोसिन का जो है एक्टिन योजी स्थल से जो जुड़ेगा एक्टिन को, है ना, इस तरीके से होगा। अब ए बैंड में पाए जाते हैं ये सब चीजें, है ना, ये ए बैंड में होती है, कौन से, हमारा मायोसिन। अब गोलाकार सिर ATPase एंजाइम है, ATPase एंजाइम है ये गोलाकार सर, जिसमें एक्टिन व ATP का बंधन स्थान होता है, एक्टिन और ATP का बंधन स्थान होता है, ये जिसे हम क्या बोलते हैं, ATPase एंजाइम, ठीक है।
अब पेशी संकुचन की क्रियाविधि किस तरीके से है वो देखो। इस पेशी संकुचन की क्रियाविधि को समझाया था हक्सले और उनके सहपाठी, ठीक है, हक्सले ने समझाया था। हक्सले ने क्या कहा कि मैं एक मतलब उन्होंने एक पूरा का पूरी थ्योरी बनाई थी जिसे हम कहते हैं स्लाइडिंग ग्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी या ग्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ठीक है। उस स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में क्या था, उन्होंने कहा कि मोटे तंतु, जिसके अनुसार मोटे तंतु मायोसिन प्रोटीन के ऊपर पतले तंतु एक्टिन के सरकने से होता है, या एक्टिन के ऊपर मायोसिन के सरकने से, है ना, संकुचन होता है। अब कैसे होता है देखो, पेशी संकुचन आरंभ के लिए तंत्रिका तंत्र द्वारा क्या भेजा जाएगा, संकेत भेजा जाएगा, और जो एसिटल कोलाइन को मुक्त करता है। अब इस तंत्रिका तंत्र ने एसिटल कोलाइन को मुक्त करा, यह एसिटल कोलाइन हार्मोन एपीमाइसियम से पेरीमाइसियम जाएगा और फिर पेशी रेशे की इंडोमाइसियम में जाता है। इस तरीके से कार्य करेगा। अब इस सार्कोलेमा की संधि, मतलब अब जो बाहर मस्कुलर जो जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है उसकी बात करें, वहां पर एसिटल कोलाइन आ जाता है ना, तो उससे वो जाएगा अंदर। अब इसी संधि को क्या कहते हैं, तंत्रिका पेशीय संगम, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर जो किस तरीके से क्या होगी हमारी संकुचन होगा, यह पेशी रेशा के में फैल जाते हैं। कौन, एसिटल कोलाइन फैल जाते हैं, वह सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयन मुक्त कर देते हैं, जो कि किसमें था, हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाकर मुक्त कर दिया क्या, कैल्शियम को सार्कोप्लाज्म में, ठीक है। अब कैल्शियम एक्टिन तंतु पर ट्रोपोनिन की उप इकाई पर जाता है। उप इकाई कौन सी थी, ट्रोपोनिन की TIC, उसमें C पर जाता है कैल्शियम, बंद बनाकर एक्टिन से ढके। अब मैंने बताया था ये किससे, सक्रिय क्षेत्र से ढके रहते हैं। कौन, देखो भाई डायग्राम में देखो, सक्रिय क्षेत्र से जुड़े रहते हैं हमारे कौन, जो ट्रोपोनिन है और ट्रोपोमायोसिन है। तो सक्रिय क्षेत्र में जैसे कैल्शियम बंधन जुड़ता है ना, तो एक्टिन से ढके सक्रिय स्थानों से ट्रोपोनिन को खोल देता है, मतलब ये खुल जाएंगे। अब ये सक्रिय क्षेत्र खुल जाएगा, वो उधर हो जाएंगे, है ना, कैल्शियम का जो ट्रोपोनिन जो जब इसमें गया ट्रोपोनिन में, तो खुल गया। अब वो खुल गया, अब मायोसिन जो प्रोटीन का है ना, एक्टिन योजी स्थल है ना, के सक्रिय स्थानों से मायोसिन प्रोटीन जुड़ जाते हैं, ये चीज हो जाता है। अब जो मायोसिन है वो सक्रिय स्थान से जुड़ गया, ठीक है, वो अलग हो गया। अब ATP के अपघटन से ADP और फॉस्फेट और ऊर्जा प्राप्त हुई। मायोसिन शीर्ष एक्टिन के खुले सक्रिय स्थान से क्रॉस सेतु बनाकर के लिए बंध बनाते हैं। अब क्या हुआ, ये इन्होंने इस तरीके से बंध बनाया संकुचन के लिए, ठीक है। अब जैसे ही ATP फॉस्फेट ऊर्जा निकली, ठीक है, क्या हुआ, संकुचन हुआ। देखो इस बंध से एक्टिन तंतु ए बैंड की तरफ खींचते हैं। कौन, एक्टिन जो है ए बैंड की तरफ, जो हमारा आई बैंड था वो उसी को ए की तरफ खींचेगा, ठीक है, एक्टिन खींचेंगे, जिससे सार्कोमियर जो Z रेखाएं हैं ना छोटे हो जाते हैं, अर्थात संकुचित हो जाता है। लेकिन जो ए है, देखो अभी आगे हम देखेंगे, ए बैंड की लंबाई तो कम हो जाती है, लेकिन ए बैंड है जो है वो जो क्या त्यों रहता है, वही का वही रहता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ऐसे खींचते हैं। कौन खींच रहा है, मायोसिन प्रोटीन खींच रहा है एक्टिन को, है ना। तो Z रेखाएं कम हो रही है, ए वहीं की वहीं रहती है। ADP और फॉस्फेट मुक्त मायोसिन विश्राम अवस्था में वापस चला जाता है। अब विश्राम अवस्था संचलन किस तरीके से होगी, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा कैल्शियम का अवशोषण कर एक्टिन स्थल पुनः ढक जाते हैं। अब जो एक्टिन स्थल जो खुल गया है ना, वो दोबारा क्या हो जाती है, सक्रिय स्थान को ढक लेते हैं ट्रोपोनिन, और फिर क्या हो जाता है, इसके फलस्वरूप Z रेखाएं अपने मूल स्थान पर वापस आ जाती है, अर्थात शीतलन हो जाता है, मतलब सब अपनी जगह पर चला जाता है। और अगर फिर करना हो तो वो फिर एसिटल कोलाइन भेजेगा, फिर कैल्शियम जाएगा, निकलेगा उसके अंदर से, फिर ट्रोपोनिन से जाकर जुड़ेगा, सक्रिय स्थान खुलेगा, फिर उससे मायोसिन जोड़ेंगे, मायोसिन जो ऊर्जा को उत्पन्न करके वो क्या करेंगे, अंदर की तरफ ऐसे मुड़ जाएंगे, खींचेंगे उसको, तो उससे Z रेखाएं क्या होगी, कम हो जाएगी, है ना, लेकिन A रेखाएं बनी रहेगी, उससे संकुचन पैदा होता है। अब हम देखेंगे मांसपेशियों की कुछ बातें। देखो हमें थकान कैसे होती है, अगर हम मसल्स का बार बार इस्तेमाल करेंगे, मतलब कि बार बार उत्तेजित होने से, किसका, पेशियों का, तो उनमें ग्लाइकोजन के विखंडन से, मतलब ग्लाइकोजन जो कणिका उसके विखंडन से क्या होता है, लैक्टिक अम्ल क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, ठीक है, जिससे थकान होती है। ये चीज़ याद नहीं मेरे को, किस तरीके से होता है, पेशियों के बार बार उत्तेजित होने से, है ना, ग्लाइकोजन के विखंडन से लैक्टिक अम्ल का जमाव होने लगता है, जिसके कारण थकान होती है। चलो याद होगी। अब देखो हमने देखा था श्वसन वाले चैप्टर में कि किस तरीके से हमारे अंदर हीमोग्लोबिन, है ना, हीमोग्लोबिन कह रहा हूँ, क्या कहते हैं जैसे हाँ हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ रहे थे, है ना, और वही ऑक्सीजन को लेकर जा रही थी, है ना। इसी तरीके से हमारी पेशियों में मायोग्लोबिन होते हैं, जो कि क्या करते हैं, ऑक्सीजन को स्टोर करते हैं। अब ये देखो पेशी में ऑक्सीजन स्टोर करने वाले लाल रंग का मायोग्लोबिन होता है। अब यही मायोग्लोबिन के कारण देखो कुछ पेशियों में मायोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे वे लाल प्रतीत होती है, मतलब ज्यादा लाल होती है पेशियां, तो ऐसी पेशियों को लाल पेशियां कहते हैं ना, रेड मसल्स कहते हैं। तो क्यों होती है, मायोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा होती है। मायोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को स्टोर करता है मसल्स के अंदर, ठीक है। अब इनमें जो है मायोग्लोबिन अगर जिसमें ज्यादा है, लाल पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया की भी संख्या क्या होती है, अधिक होती है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, ऊर्जा जिसे घर कहते हैं, है ना, जिसे हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, जिसमें ऊर्जा बनेगी, है ना, जो ATP के निर्माण के लिए ऑक्सीजन की ज्यादा मात्रा उपयोग कर सकती है। अब मान लो उसे कुछ ज्यादा काम करना है उस मसल्स को, है ना, क्योंकि ज़्यादा काम करना हो तो वो क्या कर सकती है, वो ATP बनाने के लिए ऑक्सीजन का ज़्यादा इस्तेमाल कर, मतलब ज़्यादा मात्रा में उपयोग कर सकती है। इसलिए इन पेशियों को वायुजीवी पेशियां भी कहते हैं, ठीक है, वायुजीवी पेशियां भी कहते हैं। तो इन मसल्स को कहते हैं वायुजीवी पेशियां। अब हम देखेंगे कुछ पेशियां ऐसी भी हैं जिसमें मायोग्लोबिन बहुत कम मात्रा में होता है, अब जिससे उनका रंग हल्का होता है या सफ़ेद होता है, सफ़ेद कहते हैं, सफ़ेद प्रतीत होता है। यह श्वेत पेशियां होती है, व्हाइट मसल्स होती है। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया की भी संख्या कैसी होती है, कम होती है, परंतु सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पेशी द्रव्य जालिका अत्यधिक मात्रा में होता है, ठीक है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह अवायवीय विधि द्वारा ऊर्जा प्राप्त करता है। कैसे, अवायवीय विधि द्वारा ऊर्जा को प्राप्त करता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कंकाल तंत्र।
कंकाल तंत्र जिसे हम कहते हैं स्केलेटन या स्केलेटल सिस्टम, तो ये कैसा सिस्टम है? देखो भाई, कंकाल वह संरचना होती है जो हमारी आकृति व आकार को बनाए रखती है, ठीक है, वह शरीर को बाहर के आघातों से बचाती है, ठीक है। अब ये देखो दो प्रकार का होता है, एक एक्सो स्केलेटन जिसे हम कहते हैं बाह्य कंकाल, एक इंडो स्केलेटन अंतः कंकाल। कौन कौन सा होता है एक्सो और कौन कौन सा होता है इंडो? एक्सो में आते हैं हमारी त्वचा, नाखून और बाल, है ना, ये हमारे जो बाहर के आघातों से या हमारे आवरण को, है ना, बचाए रखते हैं या हमारी आकृति को बना के रखते हैं। अब अंतः कंकाल, हम इस पूरे चैप्टर में अंतः कंकाल में बात करेंगे किसकी? अंतः कंकाल 4 उसकी बनी होती है, जैसे अस्थि, बोन्स, उपास्थि, कार्टिलेज, टेंडन जिसे हम कंडरा बोलते हैं, और हमारी लिगामेंट जिसे हम स्नायु बोलते हैं। तो इन चारों की बनी होती है, जिसमें कि हम केवल बात करेंगे किसकी? बोन्स की, है ना। गमन और संचलन पढ़ रहे तो हम यहाँ पर बोन्स की बात करेंगे जो पेशियों से जुड़ी रहती है, ठीक है, अस्थि की। अब अस्थि, एक नवजात शिशु जब हम पैदा होते हैं तो उस वक्त हमारी कितनी हड्डियां रहती है? 305 हड्डियां रहती है। लेकिन जब हम वयस्क अवस्था में होते हैं तो उस वक्त हमारी 206 हड्डियां होती है, ठीक है, जो कि जुड़ जाती है, फ्यूज हो जाती है। अब अस्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हमने बताया तो ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, अब बताया था नहीं, चलो अब बता देते हैं। ऑस्टियोलॉजी कहते हैं अस्थियों के अध्ययन को, और इनकी कोशिका को क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। अब जो कंकाल तंत्र है हमारा, वो 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। एक कौन सा? एक्सियल स्केलेटन जिसे हम बोलेंगे अक्षीय कंकाल, एक है हमारा एपेंडिकुलर स्केलेटन जिसे हम बोलेंगे उपांगीय कंकाल। अब कितनी हड्डियां होती है एक्सियल में, कितनी होती है उपांगीय में? 80 हड्डियां होती है एक्सियल स्केलेटन में, अक्षीय कंकाल में, और एपेंडिकुलर स्केलेटन जिसे हम उपांगीय कंकाल बोलते हैं उसमें होती है 126 हड्डियां। तो 80 हड्डियों की सबसे पहले बात करते हैं जिसे हम बोलते हैं अक्षीय कंकाल, एक्सियल स्केलेटन, जिसमें कि हमारी कौन कौन सी चीजें आती है? जिसमें हमारा आता है कपाल, स्कल, अरुस्थि, स्टर्नम, रिब्स, ठीक है, पसलियाँ, और फिर हमारी मेरुदंड जिसे हम बोलते हैं वर्टिबल कॉलम। अब कितनी कितनी हड्डियां रहती है हमारे स्कल में, अरुस्थि, रिब्स में और मेरुदंड में? सबसे पहले स्कल की बात करें तो 29 हड्डियां, 29 हड्डियां हमारे स्कल में रहती है। एक अरुस्थि रहती है, 12 पसलियाँ, मतलब 12 जोड़ी पसलियाँ, 24 पसलियाँ होती है, और हमारी मेरुदंड 26 मेरुदंड रहती है। कैसे रहती है देखो, सबसे पहले अगर हम स्कल की बात करें 29 हड्डियाँ, जो कि विभाजित है किस किस में? करोटी, 4 चीज़ों में विभाजित है। करोटी मतलब हमारी जो ये खोपड़ा जिसे हम बोलते हैं क्रेनियम, करोटी, ठीक है, पूरा। उसके बाद फेशियल, ये फेस हमारा, उसके बाद हाइयोइड, ठीक है, जो हमारी जबान वाली हड्डी, और फिर कर्णस्थियों में। ये 4 चीज़ों में विभाजित है, जिसमें हम सबसे पहले करोटी, क्रेनियम की बात करेंगे, जिसमें की होती है 8 हड्डियाँ। कौन कौन सी? पहले फ्रंटल बोन आगे की जो है, फिर उसके बाद ये साइड में 2 बोन रहती है, एक ये फ्रंटल, 2 टेम्पोरल, ठीक है, 3, और 2 हमारी ऊपर पैराइटल रहती है, कितनी होगी? 5, और एक रहती है हमारी पीछे ऑक्यूपिटल। अब 2 बोन अंदर की तरफ रहती है, ठीक है, 2 बोन का नाम है स्फिनॉइड, ठीक है, स्फिनॉइड और एथेमॉइड, स्फिनॉइड और एथेमॉइड, ये 2 बोन रहती है अंदर की तरफ, ठीक है। अब हम देखेंगे कौन सी आननी फेशियल में कौन सी हड्डियां मिलनी है। 14 वैसे हड्डियां होती हैं, लेकिन हम थोड़ी बहुत एनसीईआरटी में हड्डियों के बारे में दे रखा है, जैसे हमारी लैक्रिमल हड्डी या आंखों वाली, और हमारी नेसल बोन जो होती है हमारी नाक की हड्डी, और उसके बाद हमारी ये मैक्सिला जबड़ों वाली ऊपर, और मैंडिबल ये नीचे वाले जबड़े की, और उसके बाद ये जो जाइगो जिसे हम क्या बोलते हैं फेशियल में, जाइगोमेटिक ये वाली दोस्ती है, ठीक है। अब हम देखेंगे हाइयोइड, जिसमें एक हड्डी रहती है जबान से जो कनेक्ट रहती है, जो यू आकार की रहती है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं हाइयोइड, जीभ से जुड़ी रहती है, ठीक है, बस ये चीज़ थी। अब उसके बाद कान की हड्डियां जिसे हम ईयर ऑसिकल्स बोलते हैं, कर्ण अस्थियां बोलते हैं, जिसमें कि 3 अस्थियां होती है, 3 इधर 3 इधर, कितनी हो गई? 6, 8, कितनी हो गई? 3, 6, 8, कितनी? 14 और कुछ फेशियल की कितनी थी? 14, कितनी हो गई? 14 और 14 हो गई हमारी 28, और एक हाइयोइड 29 हड्डी हो गई, 29 कितनी? 29। अब कर्ण अस्थियों में 3 अस्थियां आती हैं, एक इधर कान में, इधर क्या है? एक है मेलियस, एक है इंकस, और एक है स्टिपिस। मेलियस, इंकस, स्टिपिस, ठीक है। और जो स्टिपिस है वो पूरे शरीर में सबसे छोटी हड्डी है, पूरे शरीर में, संपूर्ण शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है कौन सी? स्टिपिस, ठीक है। और फिर इंकस, फिर मेलियस इनके उदाहरण है, ठीक है। अब देखो इनकी हमें आकृति भी याद रखनी है। जो मेलियस है उसकी आकृति कैसी होती है? उसकी आकृति होती है हैमर शेप, मेलियस की आकृति हैमर शेप, और इंकस की आकृति होती है एनविल शेप, एनविल मतलब जो मोची का जो यंत्र होता है उसकी, और स्टिपिस की जो आकृति होती है वो होती है जो घोड़े का जो रहता है ना, जिसके हम क्या बोलते हैं स्टिरअप शेप, है ना, घोड़े का जो चढ़ने वाला यंत्र रहता है उसकी तरह स्टेपीस की, स्टाइरअप, एनविल, हैमर, इस तरीके से इनकी शेप्स रहती है। कर्णस्थियां हमारी हो गई, तो हमारा स्कल पूरा हो गया। अब हम अरुस्थि की बात करेंगे। अरुस्थि जिससे जुड़ी रहती है पसलियां, है ना, और जुड़ी रहती है हमारी क्या? ये क्लेविकल, ठीक है, जिसे हम स्टर्नम अरुस्थि को बोलते हैं, खंजर डैगर शेप की रहती है, ठीक है, जिससे क्लेविकल और पसलियां जुड़ी रहती हैं, और कुछ नहीं है, आगे अधर या वेंट्रल भाग में मिलती है, ठीक है। अब हम देखेंगे कशेरुक दंड किस तरीके से, देखो भाई, या इसको चलो कशेरुक दंड वर्टिबल कॉलम, जिसमें 26 हड्डियां रहती है, जो कि 5 भागों में विभाजित रहती है, और ये एस आकृति की रहती है, ठीक है, इस तरीके से ये आकृति एस आकृति की रहती है, ठीक है। और नवजात शिशु में अगर हम बात करें तो ये 33 हड्डियां रहती है, जो कि फ्यूज हो जाती है, कौन कौन सी? जो लास्ट की रहती है वो 2 फ्यूज हो जाती है, जो कॉक्टिक्स रहती है और सेक्रल रहती है, वो फ्यूज होकर हो जाती है कितनी? 1 हड्डियां, जो कि 5 और 4 में रहती है। अब हम देखेंगे कैसे 5 भागों में विभाजित करा है। सबसे पहले जो हमारी सबसे ऊपर जो हड्डी है वो रहती है 7 भागों में, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम बोलते हैं जिसका नाम देते हैं सर्विकल ग्रीवा। तो ये 7 भागों में रहती है सर्विकल ग्रीवा। उसके बाद आते हैं हमारे 12 भाग, जिसको हम कहते हैं थोराइसिस, ठीक है, 12 भाग में रहती है थोराइसिस, और जिसे हम क्या कहते हैं? वक्षीय भी बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद वक्षीय, फिर उसके बाद आते हैं हमारे लंबर, जिसे हम कटी बोलते हैं, वो कितनी होती है? 5।
ठीक है, 7, 12, 5, ठीक है, लंबर कटी। उसके बाद हमारी कौन सी होती है, हमारी होती है सैक्रल जो एक रहती है, और फिर कॉक्सिक्स जो कि हमारी वो भी एक रहती है, इसे हम पूंछ की हड्डी बोलते हैं। ठीक है, तो ये 5 भागों में रहती है। मैंने नवजात में बता दिया ये जो सैक्रल है और ये जो हमारी कॉक्सिक्स है वो 5 और 4 भाग में रहती है नवजात में, लेकिन अब यहाँ वयस्क की बात करें तो एक एक रहती है। तो कितनी हो गई टोटल, 7, 12 कितने हो गए, 7, 12 हो गए, 7 और 12 कितने हो गए, 19, और ये हो गए 5 कितने हो गए, 7, 12, 5, 24, 24 और ये 25 और एक 26, तो 26 हड्डियाँ होती है। अब इसमें एक और चीज़ है जो हमारी प्रथम कशेरुक दंड है, उसमें जो प्रथम हड्डी है किसकी, ग्रीवा की, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, जिसे हम बोल रहे हैं क्या कहते हैं, सर्विकल, है ना, जो सर्विकल है। तो जो सर्विकल बोन की जो पहली हड्डी है जिसे हम एटलस कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि जो पूरा कपाल है, जो पीछे ऑक्यूपिटल हमारी जो अस्थि है उसमें कंद रहते हैं, तो फूले हुए भाग रहते हैं जिसे हम बोलते हैं कॉन्डाइल्स। तो उस कॉन्डाइल से वो एटलस जुड़ी रहती है, उसका भार उठाए, मतलब पूरा कपाल का जो भार उठाया वो एटलस उठा के रखती है, इसलिए उसका नाम एटलस है। ठीक है, तो ऑक्यूपिटल कॉन्डाइल्स लगे रहते हैं एटलस से, और ये द्विकंदक रहते हैं, मतलब 2 कॉन्डाइल्स रहते हैं, इसीलिए इस अवस्था को हम बोलते हैं डाइकॉन्डाइलिक। ठीक है, द्विकंदीय करोटिया इससे जुड़ी रहती है, संधि योजन बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं द्विकंदीय करोटिया या डाइकॉन्डाइल्स बोलते हैं। ठीक है, एटलस से जुड़ी रहती है। अब हम बात करते हैं पसलियों की। देखो भाई, पसली 12 जोड़ी होती है, 12 जोड़ी इधर, 12 जोड़ी इधर। ठीक है, अधर भाग में अरुष्टि से जुड़ी रहती है। ठीक है, पृष्ठ भाग में कशेरुक दंड से जुड़ी रहती है, पृष्ठ में कशेरुक दंड से, और हमारे आगे वर्टरल भाग में, आगे वाले भाग में किससे जुड़ी रहती है, स्टर्नम से, अरुष्टि से जुड़ी रहती है। ये 3 भागों में विभाजित रहती है। कैसे कैसे 3 भाग होते हैं, सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करें तो पहली से 7वीं पसली जो पहली से 7वीं पसली जो है डायरेक्ट अरुष्टि से जुड़ी रहती है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं वास्तविक पसलियाँ या ट्रू रिप्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि डायरेक्ट जुड़ी रहती है अरुष्टि से। अब इनडायरेक्ट कौन जुड़ी होगी, 8वीं 9वीं जो 10वीं है, 8वीं 9वीं 10वीं जो है वो इनडायरेक्टली जुड़ी रहती है, किससे, स्टर्नम से। कैसे, वो 7वीं में जाकर जुड़ जाती है, वो 7वीं में जुड़ जाती है, इसीलिए हम बोलते हैं इसे कूट पसलियाँ। और ये कैसे जुड़ती है, वहाँ पर उपास्थि होती है, कचाव उपास्थि होती है, उसकी सहायता से ये जुड़ती है 7वीं से। ठीक है, इसे बोलते हैं फॉल्स रिप्स, कूट पसलियाँ। उसके बाद 11वीं जो और 12वीं जो है, 11वीं और 12वीं ये जो जुड़ी रहती है, मतलब ये हवा में रहती है, ये प्लावी पसलियाँ होती है, इन्हें हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिप्स, हवा में रहती है। ठीक है, तो यही हमारी थी। अब हमारी जो पसलियाँ हैं, है ना, वो उनका एक और प्रकार है। जैसे अगर ये स्टर्नम से जुड़ी है, ठीक है, तो ये सिफेलिक रहती है, मतलब एक में जोड़ रहता है, एक उससे जुड़ी रहती है। लेकिन अगर हम मेरुदंड की बात करें तो 2 जॉइंट रहते हैं जुड़ने वाले, है ना, हमारी पसलियों के, जिसे हम बोलते हैं बाइसिफेलिक। तो वही है हमारी पसलियाँ बाइसिफेलिक द्विशिरस्थ होती है। पसली के पृष्ठ भाग में 2 संधि स्थल होते हैं जो कशेरुक दंड से जुड़ते हैं, पीछे वाले भाग में। ठीक है, बाइसिफेलिक। अब हम देखेंगे उपांगीय कंकाल। हमने अपनी स्कल भी देख लिया, हमने स्टर्नम भी देख ली, है ना, उसके बाद हमने रिब्स भी देख ली, और हमने वर्टिबल कॉलम भी देख लिया। अब हम बात करेंगे अपेंडिकुलर बोन्स की, अपेंडिकुलर अस्थियों की या उपांगीय अस्थियों की, जो कि 126 तरह की। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने 4 लिम्स की, अग्रपाद की। ठीक है, जिन्हें हम हाथ भी कहते हैं। तो हमारी जो 4 लिम्स है उसमें 7 हड्डियां रहती है। कितनी रहती है, 7 हड्डियां। कैसे कैसे रहती है, बस हमें वही देखना, उनके नाम याद करना है। सबसे पहले हमारे अपेंडिकुलर में क्या आते हैं, अग्रपाद 4 लिम्स। ठीक है, जिसमें कि ये जो सबसे, ये हाथ की जो सबसे बड़ी हड्डी है, ठीक है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, सबसे बड़ी नहीं, मतलब मजबूत हड्डी बोल, है ना, जिसका नाम है ह्यूमरस, मतलब यहाँ शुरुआत हुई है क्या, ये वाली जो इसके अंदर यहाँ हड्डी मिली है, ह्यूमरस। ठीक है, उसके बाद जो ये कलाइयों में मिल रही है ना, ये 2 हड्डियाँ, ठीक है, ये इधर और ये इधर, तो इसका नाम क्या है, एक्सियल, ये एक्सियल है, और ये अल्ना, एक्सियल और अल्ना। ठीक है, अब हम आते हैं कलाइयों के बारे में। तो कलाई में हमारी 8 हड्डियां मिलती हैं। ठीक है, 8 हड्डियां मिलती हैं, और इस भाग को हम बोलते हैं कार्पिल। ठीक है, क्या बोलते हैं, कारसेल या कार्पिल, ठीक है, कार्पिल। और फिर उसके बाद आते हैं ये बड़े बड़े मेटाकार्पिल, 5 रहती है, और फिर ये 14 रहते हैं फेलेंजेस, 2 अंगूठे में रहती है। और मैंने बताया नहीं, उपांगीय कंकाल जो बना होता है 4 चीज़ों से बना होता है, हमारे 4 लिम्स, हमारे हिंड लिम्स, हमारे ये पेक्टोरल गिर्डल, है ना, जिसे हम बोलते हैं अंश मेखला, और जो हमारी श्रोणी मेखला है जिसे हम बोलते हैं पेक्टोरल या पेल्विस गिर्डल। ठीक है, पेल्विस गिर्डल। तो ये किस तरीके से रहती है, 60 हमारे कौन से रहते हैं, हमारे 4 लिम्स रहते हैं, 60 हमारे हिंड लिम्स रहते हैं, 120 बचे कितने, हम 6 और बचे, है ना, 126 रहते हैं ना। तो हमारी ये जो 4, 2 इधर 2 इधर क्या रहती है, पेक्टोरल गिर्डल रहती है, अंश मेखला रहती है, 4 और 2 बची, 2 हमारी कौन सी रहती है, हमारी पेल्विस गिर्डल रहती है, श्रोणी मेखला रहती है। तो हम इसी को देखेंगे, जिसमें मैंने अग्रपाद का हमारे किसका बता दिया मैंने, जिसे क्या बोल रहे हैं हम, 4 लिम्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो 4 लिम्स का मैंने बता दिया किस तरीके से 30 रहती है। पहले ह्यूमरस, 2 एक रेडियस अल्ना, 2 3 हो गई, और फिर उसके बाद ये हमारी कार्पेल 8 कितनी हो गई, 8 2 11, और ये 5 हमारी कितनी हो गई, मेटाकार्पेल 16, और 14 हमारी कितनी हो गई, फेलेंजेस, तो कितनी हो गई, 16 और 14 30 हो गई। तो 30 हड्डियाँ हमारे ये वाले हाथ में मिलनी है। अब 30 पैर में मिलेंगे। पैर में किस तरीके से, सबसे बड़ी हड्डी होती है मतलब पूरे शरीर की, वो होती है पैर की फीमर हड्डी। ठीक है, फीमर जो जांग वाली हड्डी है, तो फीमर। ठीक है, उसके बाद घुटना आता है जिसे पटीला बोलते हैं। उसके बाद होता है हमारा क्या कहते हैं, जिसे हम बोलते हैं टिबिया। ठीक है, टिबिया होती है, और फिबुला। जिस तरीके से यहाँ रेडियस अल्ना होता है वैसी टिबिया और फिबुला होती है, टिबिया फिबुला। ठीक है, ये 4 हो गई हमारी, टिबिया फिबुला पटीला फीमर। ठीक है, टिबिया फिबुला, टिबिया फिबुला और क्या कहते हैं, पटीला और फीमर। ठीक है, अब उसके बाद आती है हमारी कौन सी, हमारी जिस तरीके से यहाँ कलाई आती है उस तरीके से पिंडलियाँ आती है, वो पिंडलियों को कहते हैं हम टार्सिल। वहाँ क्या था, वहाँ था हमारा कार्पिल, यहाँ टार्सिल। तो टार्सिल कितनी रहती है, 7 हड्डियाँ रहती है, वहाँ 8 यहाँ 7। अब क्योंकि पटीला में एक चली गई तो यहाँ भी वही बराबर हो जाएगा। टार्सिल फिर आते हैं हमारी ये यहाँ, जैसे यहाँ पर आ रहे थे मेटाकार्पिल, वहाँ आते हैं मेटाटार्सिल, ये मेटाटार्सिल पैर वाले। ठीक है, वो 5 रहते हैं। उसके बाद फेलेंजेस वही 14 रहते हैं, तो हो गई कितनी 30। अब हम देखेंगे अंश मेखला पेक्टोरल गिर्डल।
तो पेक्टोरल गिल्डर जिसे हम शोल्डर की हड्डियां पे बोलते हैं, किस तरीके से रहता है देखो भाई। सबसे पहले हमारे शोल्डर में एक ब्लेड होता है, ठीक है, ये जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्या नाम, तो हमारे जो शोल्डर में जो हड्डी रहती है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्कैपुला। अब इस स्कैपुला में क्या रहता है, एक प्रोसेस निकलता है, ये प्रोसेस निकला हुआ भाग जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे स्कैपुला का जो प्रोसेस निकलता है इसे बोलते हैं एक्रोमिन प्रोसेस। स्कैपुला जो पीछे ये है ना हड्डी, और इससे प्रोसेस निकला जिसका नाम है एक्रोमिन प्रोसेस। अब इस एक्रोमिन प्रोसेस से निकलेगी ये क्या है, ये जो ब्यूटी बोन जिसे हम कहते हैं, जिसका नाम क्या है, क्लैविकल। ये क्लैविकल जुड़ती है किससे, हमारी अरुस्थि से, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये निकली कहाँ से, ये प्रोसेस से, एक्रोमिन प्रोसेस से, जो कि स्कैपुला से है, ठीक है। अब स्कैपुला में एक छिद्र रहता है जिससे ह्यूमरस की हड्डी जुड़ेगी, है ना, कैविटी रहती है, ठीक है। उस कैविटी को, खाली भाग को हम कहते हैं ग्लिनॉइड कैविटी, ठीक है, जिससे ह्यूमरस जुड़ेगा। तो ये ह्यूमरस हमारी उस कैविटी से जाके जुड़ा, इस प्रोसेस एक्रोमिन प्रोसेस हमारी क्लैविकल निकली, और हमारा जो पीछे है वो स्कैपुला है। ये हमारा हो गया अंश मेखला। प्रत्येक मेखला के दो भाग होते हैं, दो, एक इधर एक इधर। अंश मेखला में क्लैविकल व स्कैपुला होती है, दो हड्डियां होती है। स्कैपुला पृष्ठ भाग में होती है, दूसरी व सातवीं के बीच में होती है। दूसरी व सातवीं पसलियों के बीच में, है ना। तो हमारी दूसरी और सातवीं पसली के बीच में रहती है हमारी स्कैपुला। और चपटी व कैसे रहता है, इसका आकार त्रिभुजाकार रहता है, ट्रायंगुलर शेप रहता है, ठीक है, चपटी रहती है। स्कैपुला के पश्च चपटे भाग से एक उभार निकलता है, ठीक है, चपटे भाग से पश्च ऊपर की तरफ से, जिससे क्लैविकल जुड़ती है ना। एक्रोमिन के नीचे खाली भाग होता है, एक्रोमिन के नीचे एक खाली भाग होता है ना, उसे क्या कहते हैं, ग्लिनॉइड कैविटी कहते हैं, और जिससे ह्यूमरस के शीर्ष कंद के साथ जोड़ बनाता है, संधि बनाता है, ठीक है, मतलब उसके कंद जो है उसके अंदर चले जाते हैं, कैविटी के अंदर, ठीक है। क्लैविकल लंबी पतली बोन है जिसमें दो वक्र पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये क्लैविकल कैसी है, हमारी लंबी बोन है जिसमें वक्र पाए जाते हैं, इस तरीके से, ठीक है। अब हम देखेंगे पेल्विस गिर्डल, आखिरी बोन है जो सोनी मेखला जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। अब देखो पेल्विस गिर्डल किस तरीके से, ये तीन भागों से मिलकर एक बोन बनी होती है। जब हम बाल अवस्था में रहते हैं तो तीन भाग इसके अलग अलग रहते हैं, लेकिन फिर ये एक बोन बनाते हैं। कौन कौन सा रहता है, एक रहता है हमारा इस्चियम, इलियम, ठीक है, इलियम जो ऊपर का भाग है, फिर जो निकला हुआ भाग है उसे कहते हैं इस्चियम, ठीक है, और फिर जो अंदर की तरफ है वो प्यूबिस। इलियम और जो नीचे की तरफ भाग है निकला हुआ इस्चियम, और अंदर की तरफ प्यूबिस। इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, ये तीन भाग रहते हैं, ये तीनों एक हो जाते हैं बाद में, ठीक है। तो ये जिस जगह पर एक होते हैं, है ना, वो भी है कुछ, है ना। अब दो श्रोणीय अस्थियां होती है, पेल्विस बोन होती हैं। एक पेल्विस बोन तीन बोन के संयोजन से बनती है, ठीक है, IIP मतलब इलियम, इस्चियम और पेल्विस से बनती है ना, प्यूबिक से बनती है ना एक पेल्विस बोन। और रेशे में उपास्थि संधि जो प्यूबिक व प्यूबिक। अब देखो इस प्यूबिक और इस प्यूबिक के बीच में, है ना, ये जो सोनी मेखला के जो हमारी अंदर की तरफ प्यूबिक है उसमें बीच में एक उपास्थि मिल रही है, उस उपास्थि को कहते हैं रेशेदार उपास्थि, फाइब्रस कार्टिलेज बोलते हैं, जो कि क्या करती है भाई, आगे हम देखेंगे क्या करती है, ठीक है, जो कि जोड़ मतलब एक संधि बनाती है ना, एक जोड़ बनाती है, जॉइंट बनाती है, ठीक है। तो ये प्यूबिक सिम्फाइसिस जैसे हम कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, जो रेशेदार उपास्थि, प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। तो ये संलयन करा रही है। अब IIP जहाँ जुड़ती है, मतलब ये तीनों जिस जगह पर मैंने बताया ये जुड़ रही है आपस में, है ना, जिससे क्या बोलते हैं, एसिटाबुलम कहते हैं उस गड्ढे, उस भाग को, है ना, सॉरी जहाँ पर जुड़ती है वहाँ पर एक गड्ढा मिल रहा है, मतलब जैसे वहाँ अभी हमने देखा था कि यहाँ पर एक कैविटी मिल रही है जिसे हम ग्लिनॉइड कैविटी बोल रहे हैं, जिससे ह्यूमरस जुड़ रही है, कहाँ पर, जो हमारा ये एक्रोमिन प्रोसेस है वहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ पर, है ना, जहाँ पर ये तीनों पेल्विस गिर्डल जो जुड़ रही है, सोनी मेखला जहाँ जुड़ रही है वहाँ पर एक गड्ढा मिल रहा है, मतलब एक कैविटी मिल रही है जिसे हम क्या बोलते हैं, एसिटाबुलम कहते हैं, जिससे क्या होता है, फीमर जुड़ती है, फीमर के कंदुक जुड़ते हैं, यहाँ पर संधियोजन होता है फीमर का। आखिरी टॉपिक रह रहा है कि इसमें हमारे गमन और संचलन में संधि या जोड़, जॉइंट जिसे हम कहते हैं। तो जॉइंट्स देखो क्या होते हैं, जो जोड़ अस्थि अथवा एक जोड़ जो होता है वो एक अस्थि व उपास्थि के बीच का संधि स्थल होता है ना, मतलब अस्थि और अस्थि के बीच में जो मतलब जोड़ होता है, या अस्थि और उपास्थि के बीच में जो जोड़ होता है उसी को संधि या कहते हैं, जोड़ कहते हैं। इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, कौन कौन से जोड़ होते हैं। तो जोड़ों द्वारा क्या होता है, गति होती है, और ये गति कैसे होती है, पेशी के द्वारा होती है, मतलब पेशी जनित बल का उपयोग किया जाता है इस गति के लिए, है ना। और यहाँ जोड़ जॉइंट्स आलम फलक्रम का कार्य करता है। आलम क्या होता है, बैलेंस का, जैसे ये वाली हड्डी का ये वाली हड्डी से जॉइंट है बीच में, ठीक है। अब ये क्या बीच में जो जॉइंट्स है वो क्या कर रहे हैं, फलक्रम बैलेंस का कार्य कर रहे हैं, ठीक है, आलम का कार्य कर रहे हैं। इन जोड़ों पर गति विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। अब कैसे कारकों, जैसे मसल्स पे, है ना, मसल पर निर्भर करेगी, कैल्शियम की उस पर हड्डी, है ना, अच्छी होनी चाहिए, है ना, मतलब विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। अगर वो चीज़ नहीं होगी तो क्या होगा भाई, इससे गति नहीं होगी, कम होगी। तो ये विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। जोड़ों को तीन रूपों में वर्गीकृत किया गया, मतलब तीन जोड़ों में विभाजित किया है, किस जोड़ों को तीन भागों में विभाजित किया, कौन कौन से हैं। पहले है रेशियो जोड़, रेशियो जोड़ को हम कहते हैं फाइब्रस जॉइंट। फिर है उपास्थि युक्त जोड़, उपास्थि युक्त मतलब कार्टिलेजिनियस जॉइंट, ठीक है। और फिर साइनोवियल जॉइंट्स, ठीक है, साइनोवियल जोड़। पहला है रेशियो जोड़, किसी प्रकार की गति नहीं होने देते। अब रेशियो जोड़ कहाँ होते हैं, देखो हमारे जो मस्तिष्क है ना, मस्तिष्क में यहाँ पर ये जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे पूरे इसको जो हमारा क्या है कपाल है उसमें जॉइंट्स रहते हैं ना, और ये क्या होते हैं, गति नहीं देते हैं ना। तो ये रेशियो जॉइंट्स रहते हैं, जिसमें क्या होता है, इस तरह के जोड़ कपाल की चपटी अस्थियों में घने रेशियो संयोजी ऊतक, है ना, कोलेजन होते हैं, की सहायता से सीवन सूचर्स के रूप में कपाल
बनाने के लिए संयोजित होते हैं। तो ये कैसा मतलब कपाल में लगे रहते हैं सूचर्स के रूप में, है ना, सीवन के रूप में पूरे के पूरे जो रेशी में हमारे ऊतक है, जो रेशी में जो हमारे जोड़ है वो लगे रहते हैं, ठीक है, और ये गति नहीं प्रदान करते हैं। पहला हो गया रेशीय जोड़, कहाँ रहते हैं, कपाल में रहते हैं, ठीक है। उपास्थि युक्त जोड़ जिसे हम क्या कहते हैं, कार्टिलेजिनियस जॉइंट, ठीक है, ये जो होते हैं ये सीमित गति होने देते हैं। और ये कहाँ होते हैं, जैसे अभी देखो इसमें होता क्या है, अस्थियाँ आपस में उपास्थि के उससे जुड़ी, अस्थि उपास्थि जुड़ी रहती है, ठीक है, अस्थियाँ जो है उपास्थि के उससे जुड़ी रहती है। अब रहता क्या है, ये देखो जैसे हमारे कशेरुक दंड है तो इनके बीच में उपास्थि होती है, तो यहाँ पर क्या होती है, उपास्थि युक्त जोड़ होता है, जॉइंट होते हैं जिससे गति होती है, ठीक है। दो निकट कशेरुकों के बीच उपास्थि जोड़ होते हैं जिससे गति होती है, ठीक है। इस तरीके से हम कम ऐसे करते हैं। अब साइनोवियल जॉइंट जो हमें यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। साइनोवियल जॉइंट कौन से हैं, साइनोवियल गुहा की उपस्थिति, जहाँ पर साइनोवियल गुहा जैसे अस्थि और अस्थि के बीच में एक साइनोवियल गुहा होती है, वहाँ पर तरल द्रव्य भरा रहता है जिसे हम कहते हैं साइनोवियल द्रव्य या साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, साइनोवियल गुहा की उपस्थिति दो अस्थियों की संधि योजन सतहों के बीच के तरल होता है ना। अब इसी तरल को हम पढ़ेंगे साइनोवियल जोड़ कहते हैं, जॉइंट कहते हैं। इसमें पर्याप्त गति संभव है, अब जितनी भी गति कर लो संभव है, ठीक है। कई तरह की गति में सहायता करता है। अब ये तरल होता क्या है, ये घर्षण को कम करने के लिए होता है। मान लो अगर ये तरल ना हो तो अस्थि और अस्थि क्या होगी, आपस में घर्षण होगा ना, तो चूर हो जाएंगे आपस में। जैसे अगर कोई गति होगी तो ऐसे अस्थि और अस्थि आपस में चूरा होने लगेंगी ना, तो इस वजह से तरल भरा रहता है जो घर्षण को कम करता है और जितनी गति होनी उतनी पर्याप्त गति करवाता है। तो ये कई तरह की गति करवा सकते हैं, चलन वगैरह, संचलन वगैरह और भी बहुत सारी। अब देखो ये इनको भी हमने 5 भागों में विभाजित किया, ठीक है। कौन कौन से जॉइंट है जहाँ पर ये गुहा रहती है, साइनोवियल फ्लूइड रहता है, ठीक है। सबसे पहला है कंदुक खल्लिका संधि जिसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहते हैं, और ये किसमें रहता है, हमारे ह्यूमरस और ये हमारी अंश मेखला में रहता है, और हमारे जो ये फीमर और हमारी श्रोणी मेखला जिसे हम पेल्विस ग्रिडल इनके बीच में रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट, मतलब एक बॉल रहती है, मतलब एक कंदुक रहता है जो कि किसमें जाता है, खल्लिका में जाता है, मतलब बॉल जो मतलब एक कंदुक जो रहता है वो उसमें जिसे हम कैविटी बोलते हैं उसके अंदर जाता है, ठीक है। जैसे अंश मेखला में और श्रोणी मेखला में हमने देखा था कि ह्यूमरस और जो फीमर थे वो एक कैविटी में जा रहे थे। यहाँ पर जो कैविटी थी उसका नाम था ग्लिनॉइड कैविटी, और वहाँ जो कैविटी थी उसका नाम था एसिटाबुलम, है ना, एसिटाबुलम था, एसिटाबुलम, हाँ। तो इस तरीके से ह्यूमरस और अंश मेखला के बीच और फीमर और श्रोणी मेखला के बीच कौन सी कंदुक खल्लिका संधि होती है, बॉल एंड सॉकेट। अब कब्जा संधि किसमें होती है, जैसे घुटना संधि भी बोलते हैं, हिंज जॉइंट बोलते हैं, तो ये होती है हमारे पैर में, वही घुटना संधि है ना, घुटने में होती है, जो कि एक ही डायरेक्शन में कब्जा करके रखती है ताकि एक ही डायरेक्शन में क्या हो, गति हो। उसके बाद दुर्राग संधि, पाइवट जॉइंट क्या होती है, पाइवट जॉइंट मतलब होता है एक अक्ष पर जो गति होती है, और वो कहाँ होती है, एक अक्ष पर गति, देखो एक अक्ष पर गति होती है, एटलस व अक्ष के बीच में जो है ना, जो ये नेक की गति हो रही है किसके द्वारा हो रही है, एटलस और ये जो हमारा अक्ष है इसके द्वारा ये गति हो रही है, ठीक है। इससे जो कपाल इधर से उधर होना, हमारी गर्दन इधर से उधर होगी, दुर्राग संधि पाइवट जॉइंट बोलते हैं। अब विसर्पी संधि, विसर्पी मतलब ग्लाइडिंग जॉइंट हम देखेंगे, जो हमारे कहाँ हो रही है, हमारी यहाँ पर होती है, कलाइयों में होती है, कार्पेल में होती है। देखो विसर्पी जॉइंट जो होते हैं हमारे कार्पेल के बीच गति जो हो रही है, ये सर्पिल गति विसर्पी संधि है, ठीक है। अब लास्ट है सैडल संधि जिसे हम बोलते हैं सैडल जॉइंट। अब ये जो सैडल जॉइंट है ये होते हैं अंगूठे में जो गति हो रही है ना, ये अंगूठों की जो कार्पेल है, मेटाकार्पेल, और ये जो हमारी ये कलाई की कार्पेल है, इनके बीच में ये जो गति हो रही है, ये है ना, ये जो कार्पेल और मेटाकार्पेल ये जो करवा रही है, ये इनके बीच में होती है, अंगूठों की कार्पेल और मेटाकार्पेल के बीच गति, सैडल जॉइंट कहते हैं इसे, ठीक है। तो 5 तरह के हमने जॉइंट देखे, जिसमें कि पहला था बॉल एंड सॉकेट, कब्जा जिसे हम क्या बोल रहे हैं, कब्जे को हम क्या बोल रहे हैं, हिंज, है ना, हिंज जॉइंट। और हमने सैडल जॉइंट अभी देखा, जिसे हमने क्या कहा था, विसर्पी देखा हमने, है ना। और हमने देखा अक्षीय जिसको हम कहते हैं पाइवट जॉइंट या दुर्राग संधि, ठीक है। तो ये 5 तरह के देखिए। अब हम देखेंगे मसल एंड स्केलेटन सिस्टम डिसऑर्डर्स के बारे में हम देखेंगे, मसल्स के और स्केलेटन के, लास्ट टॉपिक है, उसके बाद चैप्टर खत्म। तो हम देखेंगे सबसे मसल का, जैसे मसल में होता है माइस्थेनिया ग्रेविस मतलब होता है, ये एक तरह का रोग है जो स्व प्रतिरक्षा डिसऑर्डर होता है, स्व प्रतिरक्षा विकार होता है, मतलब हमारी जो तंत्रिका तंत्र है वही विकार करती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करती है, तंत्रिका पेशी संधि को, जो हमारे वहाँ पेशी संधि होते हैं जिसे हम मस्कुलर जक्स्टा न्यूरो मस्कुलर जंस्टा कहते हैं, वहाँ पर प्रभावित हो जाते हैं, रेशे इकट्ठा हो जाते हैं, जिसकी वजह से सिग्नल जो हमारा सिग्नल जा रहा था, जिसे हम क्या कहते हैं, सिग्नल को जो हमारा सिग्नल जा रहा था तंत्रिका से, तो जो एसिटल कोलाइन जा रहा था वो जा नहीं पाता पेशी रेशे में। इस वजह से क्या होता है, कमजोरी होती है मसल्स में, और कंकालीय पेशी का पक्षघात होता है। पक्षघात मतलब अच्छे से काम नहीं कर पाती है हमारी पेशियाँ, ठीक है, मुंह टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं क्योंकि अच्छे से भाई सिग्नल जा नहीं रहा है, निगलने में दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो इस तरीके से चीज़ें होती है ना, किसमें हमारी माइस्थेनिया ग्रेविस। अब ये क्या है, दूसरा है पेशीय दुष्पोषण, मस्कुलर जिसे हम क्या कहते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो हमारे जेनेटिक्स होते हैं जिसे कहते हैं डिस्ट्रॉफिन, है ना, डिस्ट्रॉफिन जेनेटिक्स होते हैं जिससे डिस्ट्रॉफी प्रोटीन का निर्माण होता है, वो हो जाते हैं खराब, है ना, वो उसका शोध हो जाता है। तो उसके कारण क्या, डिस्ट्रॉफिन जीन के दुष्पोषण से कंकाल पेशी का अनुक्रमित अपह्रासन कमी होती है। तो वही जो होते हैं वही मसल्स बनाते हैं, मसल नहीं बना पाएंगे तो पेशियों का क्या हो जाएगा,
अपहार्शन, है ना, अपहार्शन मतलब कमी हो जाती है मसल्स की, तो पतले पतले हाथ पैर होते हैं, चल बल नहीं पाते हैं, तो ये चीज़ होती है, ठीक है। किससे? हमारे दुष्पोषण, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से दुष्पोषण। अब है हमारा तीसरा अपतानिका, टिटिनी जिसे हम कहते हैं। ये किसमें होता है? कैल्शियम की कमी के कारण पेशियों में ऐठन आ जाती है ना, इसे टिटिनी बोलते हैं। तो कैल्शियम की जो कमी हो जाती है उसके कारण पेशियों में तीव्र ऐठन आ जाती है ना, तो अपतानिका इसे बोलते हैं, टिटिनी बोलते हैं, टिटिनी। अब उसके बाद है संधि शोथ, चौथा। संधियों में आर्थराइटिस मतलब जो हमारी जैसे जोड़ है ना, जोड़ों में संधियों में क्या हो जाता है, रेशे भर जाते हैं, तो उसके कारण क्या हो जाता है, संधियों में शोथ आ जाता है, मतलब अच्छे से हाथ मतलब जो जोड़ है वहाँ पर दर्द होता है, तो जोड़ों का शोथ होता है आर्थराइटिस। और आर्थराइटिस के 30 प्रकार होते हैं, उनमें से एक प्रकार दिया हुआ है गाउट। तो गाउट में क्या होता है, प्रोटीन के, मतलब ये है नहीं इसमें एनसीईआरटी में, इसमें क्या चीज़ होता है देखो, गाउट में क्या होता है, जोड़ों में दर्द होता है, किसके कारण? जो हमारा यूरिक अम्ल है, यूरिक एसिड है, वो उसके कण जमा होने लगते हैं जोड़ों में, तो उसके कारण जोड़ों में दर्द होता है, शोथ होता है। और एक ऐसे होता है, प्रोटीन की जब मात्रा बहुत ज़्यादा लेने लगते हैं हम लोग, तो उसके कारण यूरिक अम्ल जो होता है वो जमा होने लगता है अस्थियों के जो जॉइंट्स है उनके बीच में, तो यूरिक अम्ल जमा होने लगता है, तो उसके कारण अस्थियों में, है ना, जो जॉइंट से गाउट हो जाता है, मतलब दर्द होने लगता है जॉइंट्स में, ठीक है। अब छठा है अस्थि सुषिरता, लास्ट है हमारा, ठीक है। तो अस्थि सुषिरता, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, यह उम्र, है ना, यह उम्र संबंधित विकार, जैसे उम्र बढ़ती है तो जिससे क्या होता है, अस्थियों में पदार्थ की कमी हो जाती है, तो यहाँ पर जो होती है अस्थि में पदार्थ की कमी हो जाएगी, ऑस्टियोसाइट अच्छे से नहीं बनते जो सेल्स है, और पदार्थ की कमी के कारण अस्थियों में दर्द होने लगता है, ठीक है। प्रबल संभावना, कमजोरी आ जाती है, ठीक है, हड्डियों में, तो ये चीज़ होती है अस्थि सुषिरता। और अगर हम मादाओं में बात करें तो एस्ट्रोजन होता है, उस एस्ट्रोजन के स्तर में जो कमी आ जाती है उसके कारण भी हड्डियों में दर्द होता है, ठीक है। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस हो गया। तो हमने इसमें 6 विकार देखे, कौन कौन से माइस्थेनिया ग्रेविस, टिटिनी कुछ देखा हमने, और हमने देखा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, है ना, और हमने क्या देखा, हमने आर्थराइटिस देखा, गाउट्स देखा, और फिर हमने देखा कौन सा, ऑस्टियोपोरोसिस, जिसे हमने क्या किया, अस्थि सुषिरता। तो ये चीज़ देखी हमने 6, और इसके साथ हमारा ये चैप्टर पूरा खत्म होता है।